आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस, और टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन्हीं के यूजेस को देखते हुए चलेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं, टेंस का जो ग्रामर पोर्शन है, और स्पेशली अगर आपको टेंस का ग्रामर पोर्शन सीखना है तो आपके लिए यह क्लास थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि टेंस में जो ट्रांसलेशन होता है, वो सुबह उठता है, वह सुबह उठ रहा है, वह सुबह उठ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कैसे करें। तो आपके लिए क्लास ग्रामर के हिसाब से तो डाउटफुल थोड़ा बहुत हो सकता है अगर आप स्पेशली ग्रामर सीख रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन सीखना है तो आपके लिए इससे बेस्ट क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और टेंस के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको थोड़े देर पेशेंस के साथ देखना है, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे नॉलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो टेंस होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, इन सब में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें सभी के 4 पार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी के 4 पार्ट होते हैं, और हम लोग एक एक पार्ट को उठाकर चलेंगे, जिससे हम लोगों का बेसिक से बेसिक लेवल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला क्लास हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से पास्ट पढ़ेंगे और इसी तरीके से फ्यूचर पढ़ेंगे। तो मैंने ये बताया किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात कि हम लोग किसी भी टेंस में पहले पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो पहले हमारा काम है अफर्मेटिव पढ़ना। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा क्या लगता है, नॉट का यूज हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको पहले से ही पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा सब्जेक्ट के पहले चला आता है, बस इतने से ही हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। और अगर आपको ये इसकी विषय में नॉलेज नहीं है तो इसके पहले का लगभग 10 क्लास हो चुके हैं, 10 क्लास को आराम से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना मान के चलते हैं कि आपको स्ट्रक्चर आता है, इतना मान के चलते हैं कि इसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। बात समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब सीधे हम लोग टेंस पे चलते हैं और ट्रांसलेशन सीखते हैं। को ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर करना है। पहले हम पहचान पे नहीं आएंगे, पहले इसके कंसेप्ट को सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज कहां पे करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नेचर के विषय में पता चल रहा है, सब्जेक्ट के नेचर के विषय में पता चल रहा है या सब्जेक्ट का हैबिट पता चल रहा है, तो हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अगर हम कहें कि बिल्ली मांस खाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो मांस खाया करती है। ऐसा नहीं है कि जब हम बता रहे कि वह मांस खाती है तो कोई खास बिल्ली है जो मांस खा रही, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको नेचर या हैबिट तो पता चलेगा ही, इसके साथ साथ जो परमानेंट एक्टिविटी है वो भी पता चलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी पता चलेगा, कोई प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो भी पता चलेगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का हैबिट पता चल रहा है या उसका कोई परमानेंट एक्टिविटी आपको पता चल गया या यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा के लिए सत्य ही हो, कभी उसे झूठा न करा दिया जा सके। उसी तरीके से इन सभी में हम लोगों को यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे है दूसरा, फ्यूचर में होने वाले जो कार्यक्रम है, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो शर्त का भाव है, कंडीशन का भाव है, तो ऐसे केस में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो अभी तो आपने ये समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करेंगे। तो ये रहा ग्रामर की बात। हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन पे आते हैं और यहाँ पे और भी छोटी छोटी गहराइयों को समझते हैं आज ही। सबसे पहले
हमको ये पता करना है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं और वर्ब की एस या ईएस का फॉर्म का यूज करते हैं। तो किसके किसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ हम लोग वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करेंगे? तो आप कहेंगे कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, जैसे हमने गो लिख दिया तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें अगर एस या ईएस आप लगा दें, गोज लिख दें, तो ये आपका एस या ईएस फॉर्म है। तो ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। मतलब अगर आप प्ले, राइट, गो और सिट, जितने भी मेन वर्ब होते हैं बेस फॉर्म में होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनका सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। मतलब अगर आप आई के साथ यूज करें, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, इनके साथ या कोई भी सिंगुलर जितने भी नाउन हो गए उनके साथ एस या ईएस फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरी बात, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात हमको ये जानना है कि कभी भी अगर सेंटेंस में डू आ गया या डज आ गया, डू आ गया या डज आ गया, तो इनके साथ हमको हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। चाहे वो ही, सी, इट हो, चाहे वो आई, वी, यू हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डू या डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं यू प्ले इन द गार्डन, अगर हमने लिखा यू प्ले इन द गार्डन, देखिए यू के साथ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ही कर देते हैं और इसे प्लेज कर देते हैं। अब देखिए ही के साथ आपका एस या ईएस आएगा। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाए तो ये हो जाएगा ही डज नॉट प्लेज इन द गार्डन। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर देख रहे हैं ही के साथ क्या आया है? प्लेज आया है। यहाँ पर भी ही के साथ प्लेज आया है। तो गलती आप कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर डू या डज आ गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे क्या आया है? डज आया है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब प्लेज ना होके ये प्ले हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी ट्रांसलेशन के पहले। अब आइए चलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो उतने इसके पहले की चीज़ें को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। चलिए देखिए, सेंटेंस के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, रहता हूँ, रहते हैं, ऐसे वर्ड्स अगर मेन वर्ब में जुड़ के आए, जैसे मान लीजिए क्या होता है मेन वर्ब? खाना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना, जाना, आना, ये सभी मेन वर्ब कहलाते हैं जो सब्जेक्ट मेन काम करता है। अगर मैं कहूँ मैं बाजार जाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? जाने का काम कर रहा हूँ ना, तो मेन वर्ब क्या हो गया? जाना। तो वही चीज आपको देखना है, या तो ऐसे समझिए किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले अंत में देखिए, अंत मतलब लास्ट में, लास्ट में अगर ता हूं, ते हैं, ती हूं, ऐसे वर्ड्स अगर आ गए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो लास्ट में क्या आया है? ता हूं। क्या आया है? ता हूं आया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैं को आप कैसे लिखते हैं? मैं को लिखते हैं आप आई, और ताहू किसमें जुड़ा हुआ है? तो ताहू जुड़ा हुआ है खाने में, तो खाना मतलब ईट होता है। और मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया कि आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या तो डू का यूज करेंगे, इसी तरीके से ही, सी, इट, इनके साथ हम लोग वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करेंगे। यही हमको समझना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ एस या ईएस, और जितने भी प्लूरल हो जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे डू है तो ये आप इसको डज समझिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं।
तो आई के साथ हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि आई के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पर आप आराम से देखेंगे और समझेंगे। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो ईट का मतलब खाना होता है, ईट को ईट ही रख देंगे, इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बस मैं खाता हूं, आई ईट। दूसरा है हम लोग पढ़ते हैं, अंत में क्या है, ता है ती है, इसका मतलब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। हम लोग के लिए क्या यूज करेंगे, वी। और पढ़ना क्या होता है, पढ़ना होता है रीड, ठीक है। अब यहाँ पर वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यू के साथ भी और दे के साथ भी होता है। आगे देखिए, खेलते हो, ता है ती है आ गया, ते हो आया है, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो खेलना मतलब प्ले होता है, और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। देखिए, वह जाता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, वह का मतलब क्या हो जाएगा, ही, और गो का मतलब क्या होता है, जाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिए, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं यूज होता है, बल्कि ही के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हमको यहाँ पे ई एस लगा देना है, गोज। जब भी अंत में वॉवेल रहेगा तो ई एस जोड़ेंगे, और कंसोनेंट रहेगा तो आपको एस जोड़ना है, बस। वह आती है, ती है आया है, तो वह के लिए हम लोग यहाँ पे सी का यूज करेंगे, क्योंकि ये फीमेल है। आना मतलब कम होता है। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको सी के साथ एस या ई एस का यूज होता है, वहां पे देखिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सी कम्स हो जाएगा। यहाँ पर पहले से ही ई था तो सिर्फ आपको एस जोड़ना था, ऐसा कंडीशन मत लाइएगा कि डबल ई एस कर दें। राम और श्याम जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए क्या है, ता है ती है, तो सब्जेक्ट क्या क्या है, राम और श्याम, दो लोग हो गए, राम एंड श्याम, कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। दो लोग हो गए मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना मतलब क्या होता है, गो, तो बस आप गो करके छोड़ देंगे। राम और श्याम को मैंने पहले लिख दिया, जाने के लिए मैंने गो लिख दिया, इसी तरीके से हो गया राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाते हैं। आगे है बच्चे खेलते हैं, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, और खेलते हैं, ता है ती है का यूज हुआ है, खेलना मतलब प्ले होता है, और यहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल में है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे द लगा लीजिए। वे लोग दौड़ते हैं, ता है ती है आया है, तो वे लोग के लिए आपको क्या यूज करना है, दे का यूज करना है। दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो रन मतलब होता है दौड़ना, तो आप सिर्फ रन कर दीजिए, हो जाएगा। कितना आसान है ना। आगे देखिए, मेरा भाई खेलता है, ता है ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, माई ब्रदर, खेलता है, प्ले, माई ब्रदर प्ले। गलत हो गया कि सही हो गया, तो आप कहेंगे सर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मेरा भाई तो सिंगुलर है ना, एक ही है मेरा भाई, और सिंगुलर है तो ऐसे ईएस का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, सिंगुलर के साथ ऐसे ईएस, यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैंने हालांकि पिछले स्लाइड में बताया हुआ है, तो सिंगुलर हो जाएगा तो ऐसे ईएस, इसलिए यहाँ पे प्लेज करेंगे, अब जाके ये सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक करने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग एस या ईएस का यूज करेंगे और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए, मेरे भाई लोग, जब भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मेरे भाई लोग, जाहिर सी बात है वहां पे संख्या एक से अधिक है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ता है ती है भी है। अगर ता है ती है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो मेरे भाई लोग मतलब माई ब्रदर्स, ऐसा लगा दिया, प्लूरल हो गया। खेलते हैं मतलब प्ले, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको यह समझ में आया होगा कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कब वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करते हैं और किनके किनके साथ यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, तो आप अंत में देखिए क्या लिखा हुआ है, ताहू, तो ताहू आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, और हमको पता है कि हम पीछे से सेंटेंस को बनाते हुए आएंगे, तो आई हो गया। पढ़ना क्या होता है, तो आप कहेंगे आई रीड हो जाएगा, पढ़ना, क्योंकि अब यहाँ पे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे।
तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ तो ये हो गया पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? एक पुस्तक, कहेंगे अ बुक। ठीक है, देखिए सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस बनाने का तरीका अगर आपको अभी भी नहीं पता है, हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्ट पहली क्लास में आए हो, तो इसके पहले जो मैंने बेसिक इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, टू हैव टू, हैज टू, बहुत सारे यूजेस क्लास 10th मतलब 10 क्लास में हमने पढ़ाए हुए हैं, उसको आप देखिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने मैं का इंग्लिश लिखा, तो मैंने मैं को अंडरलाइन कर दिया कि मुझे ये पता चल गया कि आई को मैंने बना रखा है। पढ़ता हूँ, जैसे मैंने रीड को लिखा तो मैंने पढ़ता हूँ को अंडरलाइन कर दिया, मुझे पता चल गया कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचा क्या? एक पुस्तक, और एक पुस्तक के लिए अ बुक लिख दिया, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब हमारे पास ऊपर अंडरलाइन करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जिसमें ता है ती है जुड़ा है उसको लिखेंगे, और जो बीच में बच गए फिर उसके बाद आप उसको लास्ट में लिखते हुए चलेंगे, ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे है वह स्कूल जाता है, ता है ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पता चल गया, मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ईएस फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह अंडरलाइन किया हमने, वह का मतलब क्या हो जाएगा, ही। जाता है, जाता है के लिए हम लोग ही के साथ गोज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। ही गोज, अब जाती है, जैसे मैंने जाता है तो मैंने कंप्लीट कर दिया, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज अंडरलाइन दोनों हो गए। बचा क्या? स्कूल बचा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए टू स्कूल और फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से। इसी तरीके से भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान, अब देखिए सब में ता है ती है आएगा ही, क्योंकि वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। भारतीय किसान, इंडियन फार्मर्स, ध्यान रखेंगे ये फार्मर्स होगा। भारतीय किसान किसी एक की बात नहीं हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है, भारतीय किसान जितने भारत में किसान है सभी की बात हो रही है, इसलिए इंडियन फार्मर्स होगा। ठीक है, करते हैं, क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, और वो भी कड़ी मेहनत करते हैं। तो कड़ी मेहनत करना ये होता है वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। अब ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में जब रहता है तो हम लोगों को ऐसे ईएस का यूज नहीं करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वर्क लिखा हुआ है प्लूरल के अकॉर्डिंग। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ताहती है आया है, मेरे पिताजी, माई फादर, ताहती है किस में लगा हुआ? करने में कि प्यार करने में? तो आप कहेंगे कि प्यार करने में, प्यार करने में ही ताहती है, प्यार करते हैं, ताहती है लगा है। तो यहाँ का मतलब ये है कि आप लव का यूज करेंगे, लेकिन ऐसे यस का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। माई फादर लव्स, मेरे पिताजी प्यार करते हैं, मुझे मतलब मी, मुझे का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। देख रहे हैं कितने सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य मतलब द सन, यूनिवर्स में जितने भी चीजें अकेले हैं उनके साथ द का यूज तो हमको करना ही है, इसलिए हमने सन के पहले द लगाया, द सन। उगता है, राइज होता है, तो यहाँ पे राइजेज करेंगे, क्योंकि सन अकेला है, द सन राइजेज। सूर्य द सन उगता है, राइजेज पूरब में के लिए आप क्या यूज करेंगे? इन, और पूरब का मतलब होता है द ईस्ट। जितने भी आपके दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन सब के साथ हमेशा द का यूज होता ही होता है। जिस तरीके से सूर्य अकेला होता है तो द का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये भी अकेले होते हैं, इसलिए इनके साथ भी द का यूज ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया। आगे, गाय घास खाती है, अच्छा गाय तो घास ही खाती है, तो गाय के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? काऊ, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो खाने में लगा हुआ है तो ईट्स हो जाएगा, क्योंकि हमको अब ऐसे ईएस का यूज करना है। क्या खाती है? घास, मतलब क्या हो जाएगा? ग्रास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रास। बात समझ में आया? मैं यह काम करता हूं, मैं मतलब आई, करता हूं, ताहे तिहे का यूज हुआ है, तो करना क्या हो जाएगा? जैसे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे करना हमने डू का यूज नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो पूरा जो मेन वर्ब है वो है प्यार करना, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो करना। आप देखिए यहाँ पे यह काम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है,
तो करने के लिए आई के साथ हमको पता है क्या के साथ क्या यूज करेंगे, आई के साथ डू का यूज होता है। देख लीजिए आई के साथ डू का यूज होता है, तो आई के साथ हमने डू का यूज किया। यह काम मतलब दिस वर्क, ठीक है। अब एक बात यहीं पे जानते हुए चलिए कि काम अगर नाउन है तो आप उसको लिखेंगे वर्क, काम करना अगर ये वर्ब है तो भी लिखेंगे वर्क। अंतर बस ये हो जाएगा कि जब आप काम करने को वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये वर्क, वर्किंग और वर्क सब करेगा, लेकिन ये नाउन अगर होगा, अगर ये नाउन है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में। जिस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है काम करना, तो इसलिए यहाँ पे काम जो है वो नाउन है, ठीक है। बात समझ में आया। अगर यहीं पर होता कि मैं काम करता हूँ, आप यह को हटा दें, मैं काम करता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई वर्क्स। काम करना अगर आप वर्ब मान लें तो आई वर्क कर देंगे तो भी एक मैं काम करता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि मैं यह काम करता हूँ और यह एडजेक्टिव है जो काम के लिए आया है, तो ये नाउन का काम करेगा, इसलिए हमने मेन वर्ब को डू माना है, ठीक है। उम्मीद है कि छोटी सी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मेरा भाई यह काम करता है, तो ता है ती है आया है, मेरा भाई है मतलब माई ब्रदर। अब देखिए यह करता है, अभी मैंने बताया करता है के लिए क्या यूज करते हैं, डू, लेकिन यहाँ पे माई ब्रदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, है ना, डज हो जाएगा। क्या करता है, दिस। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आई काम करना को अगर आप नाउन वर्ब ले रहे हैं, काम करना को अगर आप वर्ब के रूप में पूरा काम करना, यह को आप अकेले रहने दीजिए और आप काम करता हूँ इसको अकेला एक साथ ले लेंगे तो आई वर्क हो जाएगा, और यह के लिए आप यूज कर दीजिए दिस, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, तो आप ऐसे ही लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए काम की बात ही नहीं हो रही है, बस करने की बात हो रही है, तो करने के लिए तो माई ब्रदर डज दिस, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया के लिए आप क्या यूज करेंगे, चिड़िया के लिए बर्ड यूज करेंगे। सिंगुलर है, एक ही है, तो उड़ना मतलब फ्लाई होता है, FL। वाई की जगह पे IES करेंगे क्योंकि हमको एस या ES जोड़ना है, तो वाई को हटाकर एस या ES जोड़ते हैं। जब भी किसी भी वर्ड के अंत में वाई रहता है और इसका सिंगुलर बनाना होता है, तो वाई को हटा देते हैं, जोड़ते हैं IES, -y + IES, तो FL में -y करेंगे, तो FL y को जगह पे y को हमने माइनस कर दिया, y को हटा दिया, इसके जगह जोड़ेंगे क्या, IES। इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे IES, तो फ्लाइस हो गया। इस तरीके से जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में y आता है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनका y हटाते हैं और IES जोड़ते हैं, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए बर्ड मतलब चिड़िया, फ्लाइज मतलब उड़ती हैं, दोनों को हमने अंडरलाइन किया, दोनों का कहाँ, आकाश में, आसमान में, इन द स्काई। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पहले समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है। पहले देखिए, सबसे पहले कि जब भी आपका ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा तो आपको यूज करना है डज का। किसका यूज करना है, डज का, डज नॉट का। और अगर आई वी यू दे आए तो आपको डू नॉट का यूज करना है, इतनी सी बात है बस। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी किसी सेंटेंस में डू या डज आ गए तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, बस यही छोटी सी चीज याद रखनी है। एस या ईएस के फॉर्म जब डू या डज आ जाता है तो यूज नहीं होता है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। आइए ट्रांसलेशन पे चलते हैं। मैं नहीं खाता हूं, ताहे तीहे आया हुआ है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं का मतलब आई, खाता हूं, लेकिन क्या सेंटेंस में क्या है, नहीं है, तो आई के साथ आप देखिए आई के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट, तो आई के साथ क्या यूज कर देंगे, डू नॉट। खाना का क्या हो जाएगा, ईट। अब आपको यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, डू नॉट या डज नॉट लग गया तो सिर्फ ईट, मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होगा।
नेक्स्ट में है राम नहीं खाता है, नहीं आया है ना, ताहे तिहे आया है, तो राम के लिए क्या लिखेंगे, राम, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, डज नॉट, सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, डज नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, ये हो गया नहीं। खाता है के लिए क्या यूज करेंगे, ईट, देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ताहे तिहे आया है, तो हम लोग के लिए क्या आएगा, वी, नहीं के लिए क्या आएगा, डू नॉट। अब आप वहां पे देख सकते हैं कि वी के साथ डू नॉट का यूज करते हैं, पढ़ने के लिए आप लोग यूज करेंगे रीड, क्योंकि अब तो SAIS फॉर्म देखना नहीं है, जब डू लग गया, डज लग गया, डू लग गया, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हर जगह यूज करना है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं आया है, ताहे तिहे आया है, मतलब डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे, तो तुम मतलब यू के साथ तो हम लोगों को नहीं के लिए डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। जाते हैं मतलब गो हो गया, स्कूल बच गया है तो गो टू स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर आप सेंटेंस को बार बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आसान होता है ट्रांसलेशन करना। गाय घास नहीं खाती है, ताहे तिहे आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें नहीं के लिए हम लोग डू नॉट डज नॉट को यूज करते हैं, तो गाय के लिए क्या हो जाएगा, काऊ, सिंगुलर है तो नहीं के लिए डज नॉट, खाती है के लिए क्या यूज करेंगे, ईट, बचा क्या, घास, तो आप कहेंगे ग्रास। काउ डज नॉट ईट ग्रास, गाय घास नहीं खाती है। आगे है राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, ताहे तिहे आया है, सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम को अंडरलाइन भी कर लीजिए, आपको पता चल जाए। नहीं के लिए अब देखिए राम एंड श्याम दो लोग हैं, दो लोग हो गए तो प्लूरल, एक से ज्यादा हुआ चाहे 2 4 10 कुछ भी हो, प्लूरल तो होना ही है, और जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं डू नॉट, तो हम लोग यहाँ पे नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, डू नॉट। पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, रीड, बस काम खाली। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय मतलब क्या हो जाएगा, माई काऊ, मेरी गाय। अच्छा ताहे तिहे आया है, नहीं भी आया है, तो मेरी गाय सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, डज नॉट, देती है मतलब गिव, क्योंकि अब इसमें आप ऐसे ES का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि डज आ गया। देती है कंप्लीट, तो क्या बचा क्या है, दूध मतलब मिल्क। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आइए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले इसके बेसिक को क्लियर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस में बहुत जगह पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस या नो टाइप क्वेश्चंस, उसके फॉर्मेट को या उसके स्ट्रक्चर को याद करिए, उसके बाद WH वर्ड वाले उसके स्ट्रक्चर को याद करिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यस या नो टाइप का उसका स्ट्रक्चर याद करिए, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH वाला उसका स्ट्रक्चर याद करिए। 4 स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने हैं, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, आपको बस एक काम करना है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। क्या कहा मैंने, ध्यान समझिए, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप सब्जेक्ट के पहले उसका हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी, बाकी वही रूल है, वही नियम है जो आपने इसके पहले पढ़ा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसको समझने के लिए ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले, क्या आप लोग हंसते हैं, क्या आप लोग हंसते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, इंट्रोगेट करना मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछना, आप लोग वहां क्यों जाते हैं, क्वेश्चन है, इंट्रोगेट कर रहा है व्यक्ति, तो वहां पे आपको ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये भी जानते रहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप चाहे नेगेटिव में आइए चाहे इंट्रोगेटिव में आइए, हेल्पिंग वर्ब आपका डू होता है या तो फिर डज होता है। तो अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे और सिंगुलर ही सी इट के साथ डज का यूज करेंगे। यही दोनों के दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब यहाँ पर हमको जो रखना है वो डू या डज को ही रखना पड़ेगा। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग हंसते हैं
आप लोग, अब देखिए सब में ता है, ती है, सब में रहेगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम यही है कि पहले लास्ट में देखना, सेंटेंस को बनाते समय सबसे अंत में देखिए क्या ता है ती है आया है, बिल्कुल आया है। ता है ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाना पड़ेगा। ता है ती है आया है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, डू डज। तो आप लोग मतलब क्या है, आप लोग मतलब ये है यू। अच्छा, यू के पहले, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू आता है। बस आपको डू पहले लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डू लिखेंगे तो ये क्या का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हंसते हैं तो हंस, देखिए अब अभी मैंने बताया कि जब डू आ जाए, डज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, इसके पहले ही बताया मैंने। तो हंसना क्या होता है, लाफ, आप लिख दीजिए लाफ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। क्योंकि यहां पर भी आपको एस या ईएस का टेंशन नहीं लेना है। आपको एस या ईएस, वर्ब में जो हम लोग एस या ईएस इनके साथ जोड़ते थे, उसका टेंशन आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लेना है। क्योंकि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू या डज आ ही जाएगा, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और सभी सेंटेंस को समझते हैं। क्या रीता गाती है, ता है ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए रीता। जैसे ही आपने रीता लिखा तो क्या के लिए आप क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, रीता सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डज। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डज, तो स्टार्टिंग हो जाएगा डज। डज रीता गाती है, क्या हो जाएगा, सिंग, क्योंकि इसमें तो एस या ईएस देखना नहीं है। क्लियर है। क्या गाय घास खाती है, गाय मतलब काऊ। जैसे ही आपने काऊ लिखा, सिंगुलर है, तो आप यूज करेंगे डज। तो ये हो गया क्या। खाती है, क्या हो जाएगा, ईट। बचा क्या है, घास, घास के लिए आप क्या करेंगे, ग्रास, और ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। क्या बच्चे दौड़ते हैं, ता है ती है तो आया ही है, बच्चे के लिए आप क्या यूज करेंगे, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए क्या के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डू। मतलब क्या का मतलब डू, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डू का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले। जैसे वहां पर है दौड़ते हैं का क्या हो गया, रन। अगर यहीं पे क्वेश्चन मार्क, अगर यहीं पे अगर ये होता क्या बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, क्या बच्चे फील्ड में दौड़ते हैं, तो आप यहाँ पे डू द चिल्ड्रन रन ऑन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द गार्डन, जो भी लगाना है यहाँ पे लगा देंगे। क्या ये बच्चे चावल खाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ता है ती है आया है। ये बच्चे के लिए हम लोग यूज करेंगे दीज चिल्ड्रेन। अगर आपको दीज का यूज नहीं पता है तो आप पिछले क्लासेस को अटेंड करिए। दीज चिल्ड्रेन प्लूरल में है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डू। क्या का भी कंप्लीट हो गया। खाते हैं, तो खाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईट। क्या खाना है, चावल हो गया, राइस लिख दीजिए, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। क्या वह गाना नहीं गाता है, तो ता है ती है आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है, तो हमको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, क्या है वह, मतलब ही। और ही के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही के लिए डज यूज करते हैं, तो डज को हम लोग पहले लिख देंगे। अच्छा ये ठीक है। अब गाता है, गाता है कि पहले देखिए यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, और इसी बात को समझना है। तो हम लोगों ने रूल ये पढ़ा है कि नॉट का जो यूज होता है, हम लोग क्या लिख रहे थे, डू नॉट और डज नॉट, यही तो पढ़ रहे थे निगेटिव सेंटेंस में, डू नॉट, डज नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई बात नहीं है। तो अब आप देखिए, गाता है के लिए आप लोग यूज करेंगे सिंग, लेकिन अगर आप नॉट का यूज यहां पर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नॉट का यूज यहां पर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट का यूज यहां पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहां पर नॉट का यूज यहां पे करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये नियम लगना चाहिए। अच्छी बात है, हमने वही नियम लगाया, इसलिए नॉट का यूज यहाँ बीच में नहीं लगाना है। दूसरी बात ये कि ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये बात अलग है, लेकिन ये भी देखना है कि डू नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब नॉट का यूज हमको यहीं पर ही करना पड़ेगा। जब हम ही को गायब करेंगे तो देखेंगे लिखा रहेगा डू नॉट या डज नॉट, ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब हमको जो नॉट का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है। ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज होता है, हमने पहले ही बता रखा है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, नियम आपको वही लगाना है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, बस नॉट का जो पोजीशन है, क्या पोजीशन रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले हमने लगा दिया, मेन वर्ब के पहले लगाना था लगा दिया। बात समझ में आया होगा।
तो ये क्या हो गया, क्या के लिए डज कंप्लीट हो गया, वह के लिए ही कंप्लीट हो गया, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट कंप्लीट हो गया, गाता है के लिए सिंग हो गया, बचा क्या, गाना अ सॉन्ग। देखिए कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको नहीं रटने, बस एक ही स्ट्रक्चर है, उसी पे पूरा का पूरा सेंटेंस बनेगा। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, कुत्ते हैं मतलब डॉग्स, क्या हो जाएगा, डॉग्स। अब यहाँ पे है क्या, अगर आप देखें लास्ट में तो ता है ती है लगा हुआ है, ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे पहले, नहीं आया है तो नॉट का यूज यहीं पे करेंगे, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भौंकना बार्क हो जाएगा। तो क्या के लिए डू हो गया, कुत्ते के लिए डॉग्स हो गया, नहीं के लिए नॉट हो गया, भौंकने भौंकते हैं इसके लिए बार्क हो गया, बचा क्या, रात में एट नाइट। इन नाइट का यूज नहीं होता है, एट नाइट हो जाएगा। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यहां पर भी नहीं आया है, तो आपके लिए क्या यूज होता है, यू के पहले क्या हो जाएगा, डू, और नॉट का यूज हम लोग यहीं पे करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जानना मतलब नो, क्या नहीं जानते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आते थे बातों को समझ गए होंगे। इसमें भी समझिए, क्या आप व्यायाम नहीं करते हैं, आपके लिए हमने क्या यूज किया शुरू में ही, यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू लगा दिया, तो क्या आप हो गया। नहीं के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, वो भी कहाँ पे, यू के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले। करते हैं, व्यायाम करना मतलब टेक होता है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे टेक, व्यायाम का हो जाएगा एक्सरसाइज, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। इस हिसाब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन अभी तो हमने वही सेंटेंस किया, यस या नो टाइप जो आप कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस, ये जो यहाँ पे रूल लगा हुआ है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस में बताता हुआ चलूंगा आपको, जिससे आपको याद हो जाए। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और भी कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए, आप कहाँ रहते हैं। पहला सेंटेंस है आप कहाँ रहते हैं। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि क्या तो आया नहीं, यहाँ पर आया है कहाँ, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ आया, मैं क्या चाहता हूँ, आपके भाई कैसे पढ़ते हैं, वे लोग कब काम करते हैं, तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, बच्चे क्यों नहीं आते हैं, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं। जितने भी वर्ड को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, वही वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेट करना, पूछना, आप कहाँ रहते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करें, हम लोगों को दिमाग में ये क्लिक हुआ कि हाँ ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव तो है, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यही हम लोगों ने पढ़ा, और यही मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, बस इतना ही जानना है। ठीक है, सर ने इतना बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जानना है। तो सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप है, आपके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यू, और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप कहेंगे डू। यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यू का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है कि नहीं, बस लिख दिया। तो यहां पर आपके लिए यू कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कहां का क्या यूज करें, और रहते हैं के लिए आप लीव लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क। अभी एक वर्ड बच गया कहां, और इस कहां के लिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहां। अब यहां पे एक बात समझना है, हमने ये तो बता दिया ठीक है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आप लगाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए अगर आ जाए तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए। आप वही नियम फॉलो करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप वही नियम फॉलो करिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कहां, क्यों, कब, कैसे अगर आ गया तो सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश लिख दीजिए ट्रांसलेट में, और कोई बदलाव नहीं करना है।
जैसे अगर यहाँ आप देखिए कहाँ आया है, तो सबसे पहले आंख बंद करके उसी की इंग्लिश लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? वेयर। तो आपने वेयर लिख दिया है, बस काम खाली हो गया आपका कहाँ का। अब कहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ से क्या है, कोई लेना देना नहीं है। अब आपको लेना देना किससे है? अब आपको लेना देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे लोग मतलब दे। और अगर ये दे है तो इसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब मतलब डू। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दे के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया डू दे। पढ़ते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। देखिए कितनी आसान हो गया ना। देखिए मैं क्या चाहता हूं, क्या बीच में आया है ना, क्या को सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट। क्या को आपने कहा लिख लिया? पहले व्हाट, काम कंप्लीट। मैं, आप लिखेंगे आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। चाहता हूं के लिए वांट, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट। व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। अगर यही सेंटेंस में इस क्या को पहले मैं लिख देता, क्या मैं चाहता हूं, तो आप वहां पे पूछ रहे हैं कि हाँ मैं क्या चाहता हूं, इसका जो अर्थ है अलग है, क्या मैं चाहता हूं इसका अर्थ अलग है। अगर आपसे कोई पूछा क्या आप ये बुक चाहते हैं, तो आप कहते हैं हाँ या नहीं, ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस में बोल दें कि आप इस बुक में क्या चाहते हैं, तो हाँ या नहीं रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा ना। इसमें आप हाँ या नहीं का रिप्लाई देके देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, हाँ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस कर दूं क्या मैं चाहता हूँ, हाँ चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, तो जब हाँ या ना का जवाब आए ना तो आपको व्हाट नहीं लगाना है। लेकिन अगर हाँ या ना का जवाब आ गया तो व्हाट नहीं लगाना है, लेकिन क्या अगर बीच में आ गया तो आपको व्हाट लगाना है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब, क्यों, कहां, कैसे, कब, किन्हें सेंटेंस के बीच में आ गए हैं तो आप इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख के खाली हो जाइए, बाकी वही काम करिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। यहां आप देखिए आपका भाई कैसे आ गया ना, कैसे को पहले लिख लिए, हाउ लिख दिया आपने, कोई बात नहीं है, लिख दिया हमने। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई, योर ब्रदर, क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। ताहती आया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। पढ़ता है, रीड हो गया, कुछ नहीं बचा, इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कब का क्या होता है? कहेंगे वेन होता है। वे लोग का क्या होता है? तो कहेंगे दे होता है। और दे के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आएगा डू, काम करते हैं, वेन डू दे वर्क। अब यहाँ पे काम करने को हमने जो है मेन वर्ब ले लिया, वर्क हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा लीजिए। देख रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझने की देरी है। जिस दिन आप समझ जाएंगे सेंटेंस आपका कंप्लीट होने लगेगा। तुम किन्हें पसंद करते हो, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो सबसे पहले किन्हें का आया है ना, तो सबसे पहले किन्हें के लिए आप लोग लिख लीजिए हुम। जैसे ही आपने हुम लिखा तो अब आपके लिए तुम का क्या करेंगे? यू लिखेंगे। यू के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यू के लिए क्या लगता है? तो आप कहेंगे डू लगता है। पसंद करना क्या होता है? तो आप कहेंगे लाइक होता है, पसंद करना लाइक लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। कितनी आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं। आगे तुम क्यों नहीं, अच्छा नहीं आ गया तो नहीं का कोई प्रॉब्लम है क्या? हमको नहीं प्रॉब्लम है। नहीं से क्या मतलब है? डू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में डज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो हमको यहाँ पे क्यों आया है ना, पहले इसी का लिख लेते हैं, वाई इसको लिख के खत्म कर देंगे। अब हमको वाई से लेना देना नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू के अकॉर्डिंग क्या आता है? तो यू के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डू आता है, तो डू आपने लगा लिया। अब यहाँ पे नॉट भी तो है, नहीं के लिए आप नॉट यहीं पे लिखेंगे और रीड कर देंगे उसके बाद। कितनी आसानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्यों को पहले लिखिए, बच्चे हैं चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लूरल में है तो यहाँ पे लिखेंगे डू। नहीं के लिए आप क्या लिखेंगे? नॉट। और आते हैं के लिए क्या लिखेंगे? कम। अब आपको ये तो बात समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है अगर आप स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि नॉट का यूज हम लोग यहीं पे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट को गायब करें, द चिल्ड्रन को गायब करें तो क्या बचेगा? डू नॉट बचेगा। और है मेन वर्ब के पहले होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद होना चाहिए, वो है। तो मेन वर्ब के बाद नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के पहले भी नहीं लगाना है, डू नॉट यहाँ पे नहीं लिखना है। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, इस बात को समझते हैं। शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, क्यों को हमको सबसे पहले लिख लेना है, वाई हमने लिख लिया। शिक्षक आया है तो शिक्षक के लिए टीचर लिखिए। शिक्षक सिंगुलर है तो डज लिख लीजिए, पहले सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हो गया।
पढ़ाते हैं तो टीच लिख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाई डज टीचर्स टीच, टीचर्स नहीं टीचर। तो आप यहाँ तक समझे हैं कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मतलब जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ऐसे वर्ड्स आए हुए हैं, पढ़ता है, खाता है, जाता है, गाता है, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं। इसके अलावा अभी आपको जानना है कि कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो उसको इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं, जैसे मैं पढ़ना जानता हूं, यहाँ पे जानना भी एक वर्ब है और पढ़ना भी एक वर्ब है। मैं तैरना जानता हूं, तैरना भी एक मेन वर्ब है और जानना भी एक मेन वर्ब है। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे जब दो वर्ब आएंगे तो किसी भी टेंस के लिए। और अगर आ जाए कि वह चाय बनाना जानती हैं, तो हाउ टू का यूज कैसे यूज करते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा दो वर्ब के साथ। फ्यूचर सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम लोग इंडेफिनिट का, वो भी सीखेंगे। तो ये आज का क्लास लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको छोटा ही रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे कंसेप्ट और सेंटेंस को मैंने आज ही आपको क्लियर कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, लेकिन जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो सभी टेंसेस के लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।